हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 29वां वीडियो है। लगातार ये वीडियो सीरीज चल रही है और लगातार 28 वीडियोस इसके आ चुके हैं, जिसमें कि हर वीडियो में मैं मध्य प्रदेश जीके के 25 क्वेश्चंस कवर करता हूं, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक पर रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी मध्य प्रदेश की नदियों पर है, और जो कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, जो भी व्यापम के द्वारा कंडक्ट एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं। और स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब मध्य प्रदेश की नदियों पर लगातार अभी तक मैं 4 वीडियो ला चुका हूं पिछले, उनको भी आप देखिएगा। और ये 5वां वीडियो है, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पर बड़ा ही डीप एनालिसिस के साथ में मैंने ये वीडियो लेके आया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य जितने भी परीक्षार्थी हैं जो भी मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख पाएं और मध्य प्रदेश जीके का ज्यादा से ज्यादा उनको जानकारी मिल पाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद नहीं, आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोज नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये अगले 25 क्वेश्चन का 29th वीडियो, जिसमें कि बहुत ही डीप एनालिसिस में मध्य प्रदेश के जीके का आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले खालिस्तान कहा जाता था, यानी कि पूर्व में इसको क्या कहा जाता? थाल, रीवा, तबा या फिर जामनी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है थाल। ठीक है ना। इसे पूर्व में जो हलाली नदी, इस समय इसको बोला जाता है हलाली नदी। ठीक है ना। हलाली नदी जिसको कि पूर्व में थाल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसको हलाली नदी को एक नाम से और जाना जाता था, वो है बाण गंगा। ठीक है ना। बाण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। और हलाली नदी ये किसकी सहायक नदी है? ये है बेतवा, बेतवा नदी की ये, ठीक है ना, सहायक नदी है। बेतवा नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले कई वीडियो में मैं लगातार बताते आ रहा हूं। बेतवा नदी जो कि रायसेन से निकली है, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है और मध्य प्रदेश की गंगा नाम इसीलिए इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है इसको। और ये टोटल 480 किलोमीटर का रन है इसका, और ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है। तो हलाली जलाशय, जिसको कि हलाली नदी भी बोलते हैं, और ये बेतवा की सहायक नदी है। उसका पूर्व में इसको थाल नदी के नाम से भी जाना जाता था, और एक और नाम है बाण गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? यमुना में यहाँ पे संगम होता है, वो कौन सा शहर है? हमीरपुर, उज्जैन, शाजापुर या फिर सोलापुर? तो इसका सही उत्तर है हमीरपुर। ठीक है ना। हमीरपुर में जाके ये मिल जाती है। और हमीरपुर ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी से जाकर मिलती है। और बेतवा नदी, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, ये रायसेन से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, बार बार बताते रहने से क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। और 480 किलोमीटर का इसका रन है, बार बार बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी आएगी, आपको याद भी हो जाएगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी में एक नदी जो कि हमीरपुर में जाके ये बेतवा नदी यमुना नदी से जाकर मिलती है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जब आप मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश को ट्रेवल करते हैं, तब आपको एक मुरम नाला आपको कहाँ मिलता है? ये मुरम नाला जो है ये कहाँ मिलता है? जबलपुर में, बालाघाट में, हसनपुर में या फिर सोलापुर में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बालाघाट। बालाघाट में ये मुरम नाला मिलता है। और ये मुरम नाला एक प्रकार का एक एक वो है, टैंक टाइप का है, जिससे कि सिंचाई का उपयोग किया जाता था पहले। इसमें इससे सिंचाई की जाती थी। और ये ब्रिटिश काल में, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन में इसको बनाया गया था, और इसका निर्माण हुआ था 1936 में। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बालाघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, जब हार्ड और सॉफ्ट चढ़ाने के विकल्प व्यवस्थित हों, तब नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत, दरारी घाटियां, झरने या फिर उतार? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दरार घाटियां। ठीक है ना, दरार घाटियां इसका सही उत्तर है। और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा की जो श्रेणी है, सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है, उससे होकर ये दोनों की दोनों नदियां बहती हैं
ये क्लियर होना चाहिए। और सतपुड़ा की पर्वतमाला में कौन कौन सी पर्वतमालाएं आती हैं? देखिए, राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा की पर्वतमाला में आती है, मैकाल पर्वतमाला वो भी सतपुड़ा की पर्वतमाला में आती है, साथ ही साथ में जो महादेव श्रेणी है वो भी जो है वो सतपुड़ा की पर्वतमाला में आती है। तो ये सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है, ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है, जो छोटा नागपुर कहलाता है, ठीक है ना, छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है ना, वहां तक ये पूरी फैली हुई है। तो इस क्षेत्र में जितनी भी पहाड़ियां आती हैं, तो इनके प्रवाह के कारण, इनके जो प्रवाहित है, इनका जो एक फ्लो है, उस फ्लो के कारण हार्ड चट्टानें तो हार्ड होती हैं, लेकिन सॉफ्ट चट्टानें टकरा कर ये नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में ये वहां पर दरार बना देती हैं। तो उन दरारों से बहती हुई ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी यानी कि गहरी घाटी का निर्माण करते हुए ये आगे की ओर बहती हैं। क्लियर है? और भ्रंश घाटी से बहती हुई ये अरब सागर में जाकर गिरती है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिसे कि श्री ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है जिस पर? तो बताइए कहां पर है ये, किस नदी पर है ये? नर्मदा, सिंधु, कावेरी या फिर गंगा? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मानधाता नगरी कहां पर है, ये महेश्वर में है। और महेश्वर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी के पास में स्थित है ये मानधाता, ओमकार मानधाता मंदिर नर्मदा नदी के समीप पर स्थित है, ठीक है। और नर्मदा नदी यहीं से निकली है। और ये कहां पर है ये ओमकार मानधाता मंदिर? ये है ओमकारेश्वर में, ठीक है ना। ओमकारेश्वर कहाँ है ये? ओमकारेश्वर ये खंडवा में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, खंडवा में ये स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। और वहीं पर है श्री आदि शंकराचार्य जी की जो गुफाएं हैं वो वहीं पर स्थित है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर और दक्षिण भारत को पारस्परिक सीमा खालिस्तान नदी थी, कौन सी नदी थी? उत्तर और दक्षिण की जो पारस्परिक सीमा बनाती थी वो कौन सी नदी है? सोन नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी या फिर गंगा नदी? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये उत्तर की सीमा और दक्षिण की सीमा को इतिहास में ये एक सीमा बनाती थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो मध्य प्रदेश है, पूरी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये गुजरती है, कौन सी? नर्मदा घाटी, जहां से कि नर्मदा होके बहती है। उसके नीचे तरफ में जो है वो दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, दक्षिण का क्षेत्र नीचे वाला, और ऊपर का क्षेत्र जो है वो उत्तर का क्षेत्र कहलाता है। नीचे का दक्षिण का क्षेत्र ये सतपुड़ा, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी सतपुड़ा रेंज कहलाती है, सतपुड़ा की श्रेणियां कहलाती हैं ये, जिसमें कि अन्य पहाड़ियां जैसे कि राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, पूरी की पूरी श्रेणियां आती हैं, अलग अलग पर्वतमाला यहाँ पर शामिल हैं। और ऊपर की जो श्रेणी है उसमें विंध्य श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना, विंध्याचल श्रेणी ऊपर का हिस्सा कहलाते हैं जो कि उत्तर में स्थित है। तो इन दोनों को विभाजित करती है ये नर्मदा घाटी। नर्मदा की जो नर्मदा नदी है वो इन दोनों क्षेत्रों को विभाजित करती है, ठीक है। तो ये एक नर्मदा नदी ही इन दोनों क्षेत्रों की सीमा बनाती थी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बनास नदी, बनास सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बनास नदी? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या फिर बेतवा? देखिए, चंबल नदी जो है ना ये इसकी सहायक नदी है बनास नदी, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और बनास नदी मध्य प्रदेश की नदी नहीं है, ये राजस्थान की नदी है, राजस्थान से इसका उद्गम है। और ये चंबल में आके मिलती है ये। और चंबल में ये कहां पर आके मिलती है ये सवाई माधोपुर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सवाई माधोपुर में आकर ये चंबल में आके मिल जाती है। तो ये चंबल की सहायक नदी है और राजस्थान से इसका उद्गम है, ठीक है। क्लियर हो गया? और ये अरावली की जो पर्वतमाला है, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है, ठीक है ना, जो कि पूरी की पूरी पृथ्वी की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला कहलाती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाती है, जो कि कहां से चालू है? गुजरात से लेके दिल्ली में रॉयल सीमा तक 840 किलोमीटर का पूरी ये लंबी सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। और इसी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु जो शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर अरावली पर्वतमाला का है, जो कि कहां पे है? माउंट आबू पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, जब आप अजयगढ़ का किले पर जाते हैं तब आप खालिस्तान नदी को देख सकते हैं, कौन सी नदी दिखती है? ताप्ती, नर्मदा, यमुना, केन या फिर खद्दर नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है केन नदी। केन नदी पड़ती है आपको, और केन नदी का पूरे आपको दर्शन मिलेंगे जब आप अजयगढ़ के किले पर जाएंगे। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है ये?
किस उसमें पड़ता है? ये पड़ता है पन्ना में, ठीक है ना। और केन नदी पन्ना से होकर ही प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और केन नदी में ही कौन से जीवों का संरक्षण किया जा रहा है? मगरमच्छ, ठीक है ना। मगरमच्छ और घड़ियाल, ठीक है ना। मगरमच्छ और जो घड़ियाल है, इनका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर हो गया? यानी कि रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है? ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और केन नदी का उद्गम कहाँ से है? ये दमोह के पास में जो कैमूर की पहाड़ी है, कटनी से लगी हुई, ठीक है ना। जो कैमूर की पहाड़ी है, वहां से केन नदी का उद्गम है, ठीक है। क्लियर हो गया? और केन नदी किसकी सहायक नदी है? ये केन नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। कहां पर? बांदा के निकट में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी
कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कुंवारी नदी जिला से होके बहती है, कौन से जिले से होके बहती है? भिंड, ग्वालियर, रीवा या फिर इंदौर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भिंड। भिंड जिले से होकर ये बहती है और ये चंबल में जाकर मिलती है। और कुंवारी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी का जो पठार है वहां से इसका उद्गम है और ये पूर्व की ओर बहती हुई चंबल में जाके मिलती है। अच्छा, शिवपुरी के पठार से एक नदी और निकलती है, वो है कूनो नदी। कूनो नदी जो कि चंबल में जाके मिलती है, ध्यान रखना, कूनो नदी चंबल में जाके मिलती है। और ये जो कुंवारी नदी है ये सिंध के पैरेलल चलती हुई ये चंबल में जाके मिलती है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं ये सिंध से भी छूती हुई जाती है, सिंध से मिलती हुई फिर आगे ये चंबल में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया। सोनेर सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, चंबल की या फिर सोन की या ताप्ती की? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। और नर्मदा की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। ध्यान रहे 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें की जो दाहिने तट से है, ठीक है ना, दो नर्मदा की जो घाटी है इसके ऊपर तरफ से सबसे ज्यादा नदियां मिलती हैं। जो नहीं ऊपर नहीं नीचे से, अगर इसको ये वाला जो यहाँ से मुख है, ठीक है ना, यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर इसका मुख देखें तो सामने से देखते हुए जो उसका बाएं तट है, तो बाएं तट से सबसे ज्यादा नदियां 22 नदियां मिलती हैं। यहाँ से इस तरफ में सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा के क्षेत्र से 22 नदियों का मिलन है नर्मदा नदी पर और 19 नदियों का मिलन दाएं तट से है। यानी कि टोटल 41 नदियां कुछ इस प्रकार से हुई। तो मध्य प्रदेश से टोटल 39 नदियां जो कि नर्मदा की सहायक नदियां हैं और गुजरात में 2 नदियां हैं जो कि नर्मदा की सहायक नदी बनती है। इस तरीके से टोटल 41 नदी जो हैं वो नर्मदा की सहायक नदी बनती है। तो उसी में से एक है सोनेर जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। ये ध्यान हो गया। 22 नदियां सतपुड़ा की श्रेणी से मिलती हैं और 19 नदियां विंध्य की श्रेणी से नर्मदा में मिलती हैं। ये नर्मदा की घाटी है वहां से। ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, जिसमें कि 2 नदियां गुजरात से हैं और 39 नदियां मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश का ओरिजिन है इसका। अगला क्वेश्चन आ गया। सांक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास स्थित है। सांक नदी से जो पानी आता है वहां पे एक जलाशय बनाया गया है जो ग्वालियर के पास है, वो कौन सा है? तिगरा बांध, बाणसागर बांध, बरगी बांध या फिर धूती बांध? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है तिगरा बांध। जो तिगरा डैम बनाया गया है ग्वालियर पर वो सांक नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को खालिस्तान भी कहा जाता है और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परी फॉल्स, काबिनी फॉल्स, रजत फॉल या फिर कपिल झरना? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है परी फॉल्स। अप्सरा फॉल्स को परी फॉल्स भी कहा जाता है। ये पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश की का हिल स्टेशन है, सबसे प्यारा हिल स्टेशन, यहाँ पे की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ यहीं स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर, ठीक है ना। ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी चोटी पड़ती है यहाँ पे जो 1327 मीटर की है, जो कि है चौरागढ़ की, ठीक है ना। चौरागढ़ की जो चोटी है वो 1327 मीटर ऊंची है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, कौन सी है वो? सोन, बालगंगा, काल सिद्धि या फिर बेतवा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बालगंगा। ये बालगंगा जो है यही नदी है जो कि खिवनी अभ्यारण्य में स्थित है। देखिए, जो देवास में एक नदी निकलती है जो कि नर्मदा की सहायक नदी बनती है और वो है जामनेर नदी, ठीक है ना। जामनेर जो नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है, जामनेर नदी,
ठीक है ना, उसके पास में ही ये एक बाल गंगा, एक्चुअली ये नदी नहीं है, ये एक प्रकार का एक कुंड है, ठीक है ना, ये कुंड है जो कि जामनेर नदी के बिल्कुल पास में स्थित है और इसको नदी का नाम दिया गया है, लेकिन ये कुंड है और ये कुंड कभी जब जामनेर नदी सूख जाती है उसके बावजूद भी ये कुंड कभी नहीं सूखता है और यहाँ पर ये इतने पास में है क्योंकि यहाँ पर बाल गंगा नाम इसका इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ पे जो आबादी रहती है, वहाँ के बच्चे यहाँ पर स्नान करते हैं, नहाते हैं क्योंकि ये कभी सूखता नहीं है गर्मी में भी। इस कारण से यहाँ पर इसका नाम बाल गंगा दिया गया है और इसी के पास में एक शिव मंदिर भी है, ठीक है ना, शिव मंदिर भी है, एक दर्शनीय स्थल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अंजार एक नदी है जो कि खालिस्तान से गुजरती है, कौन से जिले से होकर गुजरती है? राजगढ़, मांडू, रतलाम या फिर शाजापुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजगढ़। ये राजगढ़ से गुजरने वाली, राजगढ़ में बहने वाली नदी है जिसका नाम है अंजार नदी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का राजगढ़ जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, छतरपुर जिले में 2 नदियां हैं, कौन सी? ताप्ती, नर्मदा, गंगा, यमुना, सोन, केन या केन, खद्दर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है केन और खद्दर नदी। ये दोनों नदियां छतरपुर जिले से होकर बहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि छतरपुर और पन्ना बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं, तो इसलिए छतरपुर का भी थोड़ा सा इसका हिस्सा इससे शामिल होके जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम हिस्सा पन्ना है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा छतरपुर का भी आता है और खद्दर नदी भी छतरपुर जिले से होके बहती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? लोध जलप्रपात, चेचई जलप्रपात, बिशप या फिर कोटी। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैं पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बता चुका हूं, तो वो है चेचई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना है चेचई जलप्रपात जो कि रीवा जिले में स्थित है और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बीहड़, जो बीहड़ नदी है उस पर स्थित है ये, और ये 130 मीटर 130 मीटर ये ऊंचाई से गिरता है ये, ठीक है ना, और 175 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा झरना है, बीहड़ नदी पर ये बनता है, ठीक है, और रीवा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, इवेन पूल जो एक स्नान पूल है कहां पर स्थित है? ये पचमढ़ी में, चंबल में, खजुराहो में या फिर ताप्ती में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, स्नेह झरना नदियों द्वारा बनाया गया है। स्नेह नाम का एक झरना है, ये किस नदी पर बना है? सिंध नदी, केन, खद्दर, बेतवा, सैन, सोन या फिर चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है केन और खद्दर नदी। केन और खद्दर नदी यहाँ पर मिलती है, उसके संयोग पर ये एक स्नेह झरना बनता है जो कि कहाँ बनता है? छतरपुर में। छतरपुर में खजुराहो के समीप में ये एक झरना बनता है और बहुत ही ज्यादा मनोहारी झरना यहाँ पर क्रिएट होता है इन दोनों नदियों के सहयोग से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा एक बड़ी नदी है लेकिन यह भितरिका के पास नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? अरब सागर में निकास होने से पहले कई बांध हैं या फिर ये बहुत ही बीहड़ के इलाके से होकर गुजरती है या फिर ये एक दरार के माध्यम से आगे बढ़ती है या फिर नदी में बहुत कम पानी है और खुद ही वितरित करने के लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ये एक दरार के माध्यम से आगे बढ़ती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका नहीं है और ये एक दरार के माध्यम से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वितरिका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें नहीं है, एक दरार के माध्यम से आगे बढ़ती हुई भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और आगे बढ़ती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके ये गिरती है। अगला क्वेश्चन आ गया, बारना सहायक नदी है खालिस्तान किसकी? बेतवा की, ताप्ती की, चंबल की या फिर नर्मदा नदी की। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये कहां पर है? ये नदी है रायसेन में, ठीक है ना, रायसेन में निकली है और ये बाड़ी एक गांव है, उसके पास में एक बांध का निर्माण किया गया है
उस बांध से सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वारणा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा जो द्वारा जल गठित जल निकासी की व्यवस्था क्या कहलाती है? सलाखें, वृक्ष के समान, रेडियल या फिर आयताकार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सलाखें। सलाखों के रूप में ये जल व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, क्योंकि नर्मदा एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इससे जो व्यवस्था की गई है, डैम बनाकर इसका निर्माण किया गया है। तो ये डैम में जो छोटे-छोटे डैम बनाए गए हैं, ये एक सलाखों के रूप में दिखते हैं, इसलिए इसकी जो व्यवस्था है ये सलाखों की रूप की व्यवस्था के रूप में दिखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 25वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है, खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, मांडू, रीवा या फिर भोजपुर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भोजपुर। भोजपुर में स्थित है ये लोकप्रिय शिव मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था और ये 11वीं शताब्दी में करवाया था। याद रखना चाहिए, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जिसने कि भोजपाल नगरी, ठीक है ना, भोपाल नगरी को भी बसाया था। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी लेक है, ठीक है ना, बड़ी बिग लेक बोलते हैं, उसका भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और कब करवाया था ये? 1085 ईस्वी में, ठीक है ना। और राजा भोज किस वंश के थे? ये थे परमार वंश के, ठीक है ना, ये थे परमार वंश के राजा थे, ठीक है। क्लियर हो गया। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? धार। धार को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और इससे पहले जो राजधानी थी जहां से इनको शिफ्ट किया था वो थी उज्जैन। उज्जैन पहले इनकी राजधानी थी। उज्जैन से इन्होंने अपनी राजधानी धार में शिफ्ट की थी, ठीक है। तो ये पूरे क्लियर हो गए आंसर। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो अन्य सभी लोग देख पाएं जो कि एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज है, ये लगातार चलेगी। हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, और डीपली एनालिसिस आपको इसमें मिल रहा है। तो आप लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोज नोटिफिकेशन। तो लगातार देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। और अगला वीडियो फिर आपके सामने उपस्थित होगा कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।